के बारे में। तो आपको पता है कि जब मैंने आपको ब्लड बताया था तो मैंने बताया था कि इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं, और 45% में से 44% सिर्फ आरबीसीज हैं, है ना। ये हमने देखा था। और ये बाइकॉन्केव होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, इनका फोटो भी हमने देखा था। और ये बाइकॉन्केव क्यों होते हैं हमने ये भी बात करी थी। ये बाइकॉन्केव इसलिए होते हैं, इन्यूक्लिएटेड इसलिए होते हैं, कुछ बातें हमने इनके बारे में करी थी, तो ये बातें मैं फटाफट यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसीज, और इनको रेड ब्लड सेल से ज़्यादा सही होगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैकेट रह गया है कॉर्पस्कल। सो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं मैमल्स में ये कैसे होते हैं बताइए। मैमल्स में ये होते हैं बाइकॉन्केव, और इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और बाकी के सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होते हैं। दे बिहेव लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक होते नहीं है, पर क्योंकि न्यूक्लियस पहले था और बाद में डिजनरेट हुआ है। और मैंने बताया था वर्क फ्रॉम होम वाली जो नानी थी, याद आया आपको उसका जो पहला बच्चा था प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, उससे रेटिकुलोसाइट्स बने थे, और रेटिकुलोसाइट्स बाद में जब उनका न्यूक्लियस चला गया तो ये किस में चेंज हो गए थे, ये आरबीसी मतलब ये इरिथ्रोसाइट्स में बदल गए थे। बाइकॉन्केव क्यों होते हैं समझ में आया? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। और बेनिफिट ऑफ बाइकॉन्केव क्या है? बेनिफिट क्या है कि इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये बातें हमने कर ली थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों करते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज। ये बात भी हमने कर ली थी। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया था, कैमिल और लामा, ये बातें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आरबीसी बनता है तो उस समय उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनली होते हैं, लेकिन बाद में वो एक एक करके डिजनरेट होते चले जाते हैं। एंड में हमारे पास ना आरबीसी के नाम पे सिर्फ एक बाई कॉन्केव खोखा या डिस्क बचती है, ऐसी बाई कॉन्केव डिस्क, सिर्फ एक बाई कॉन्केव डिस्क बचती है ऐसी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आरबीसी में से सारे सेल ऑर्गेनली क्यों निकल गए? इसका जवाब हम देंगे अभी थोड़ी देर में। पर आरबीसी का जो डायमीटर है वो 5 माइक्रोन है, सॉरी 7.5 म्यू है, और ये कैपिलरी में से निकल जाते हैं। कैपिलरी जिसका डायमीटर मुश्किल से होता है 5 म्यू, कैसे निकल जाते हैं? थोड़ा सा स्क्वीज होके। अच्छा, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन, इसको ना डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये बनती कैसे है, देखो आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनली नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं है इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन बनाता है। तो इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन बनता है ना, वो थोड़ा बहुत स्टोमेटिन प्रोटीन वगैरह की वजह से बनता है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, और थोड़ा सा ये ना स्क्वीज होकर छोटी जगह में से निकल सकता है। तो स्ट्रोमेटिन प्रोटीन इसका साइटोस्केलेटन बनाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो सेल ऑर्गेनली है वो एब्सेंट है। दूसरी बात कि इसके अंदर एक फिनोमेना होता है, डोनेंस फिनोमेना। नाउ व्हाट इज डोनेंस फिनोमेना? मैंने जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर निकलता है आरबीसी से, याद करो आप, है ना। और उसके रिस्पॉन्स में क्लोराइड अंदर जाता है, फिर क्लोराइड बाहर निकलता है तो बाइकार्बोनेट अंदर जाता है, ऐसे बनाया था ना अपन ने। लेकिन सोडियम और पोटेशियम मूव नहीं होते। सोडियम अगर बाहर ज़्यादा है तो वो बाहर ही ज़्यादा रहता है ना। पोटेशियम अगर अंदर ज़्यादा है तो अंदर ही ज़्यादा रहता है। याद आया? इसी को डोनेंस फिनोमेना कहते हैं। नाउ व्हाट इज डोनेंस फिनोमेना? कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर बाइकार्बोनेट एनायंस ओनली। कैटायंस यानी सोडियम पोटेशियम के लिए परमिएबल नहीं है। इसको हम डोनेंस फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। ये बात भी हमने पढ़ी थी। और आपको पता है आरबीसी के अंदर क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। तो ग्लाइकोलाइसिस तो यहाँ ऑकर होती है, लेकिन क्योंकि क्रैब साइकिल नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बात होगी। अब आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर एंटीजन्स होते हैं प्रोटीन के, और यही एंटीजन डिसाइड करते हैं कि आरबीसी का ब्लड ग्रुप क्या होगा।
तो जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। फिलहाल एक दूसरी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों हटा दिया गया, क्यों न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, ताकि, तो क्वेश्चन ये था, व्हाई आरबीसी रिमूव्स ऑल इट्स सेल ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियस। इसका पर्पस जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। जैसे डब्ल्यूबीसी का फंक्शन तो इम्यूनिटी होता है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट का फंक्शन क्लॉटिंग होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? ऑप्शन देता हूँ, टू प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या चौथा, कंट्रोलिंग द ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हो गए 4 ऑप्शन। आपको बताना है आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उन्होंने सही आंसर लगा दिया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके तो झटका लग गया। देखो भाई, एक आरबीसी होता है ना, सिंगल आरबीसी, वो तो पेल येलो कलर का होता है, लेकिन बहुत सारे आरबीसी एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं, पाइल ऑफ आरबीसी, तो वो रेड लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना, उनके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो इसलिए वो कैसे लगते हैं, रेड। तो सिंगल आरबीसी तो पेल येलो है, तो रेड कलर जो है वो आरबीसी नहीं प्रोवाइड करता है भाइयों, वो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। हाँ। तो फिर आरबीसी का फंक्शन क्या है? देखो, आरबीसी का फंक्शन आप ऐसे समझिए, आपको पता है ब्लड में एक चीज होती है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली बात तो ये ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये प्रेशर पता है ड्यू टू एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन जो आपको पता है एक्चुअली कितना है, 0.3%, सॉरी 0 एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो होती है ना, 2% है ये, तो ग्लोबुलिन 4% है ना, बस इतना सा एल्बुमिन होता है। इसकी वजह से जो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगता है ना, पता कितना होता है, 28 मिलीमीटर मरकरी, इतना होता है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हाँ हाँ उल्टा लिख गया, 4% कर लो यार। तो यहाँ ध्यान, भावनाओं को समझो। तो ड्यू टू 24% एल्बुमिन जो प्लाज्मा में होता है, इसकी वजह से प्रेशर ना 28 mmHg होता है। जबकि आपको पता है 100 ml ब्लड में अगर आप देखोगे ना, तो कितना हीमोग्लोबिन होता है पता है आपको, 15 ग्राम। तो बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है बताओ, 5 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में, जिसमें से प्लाज्मा कितना होता है, आप कहोगे प्लाज्मा अराउंड 2.5 लीटर, है ना, इतना प्लाज्मा होता है। 2.5 लीटर प्लाज्मा में आपको पता है कितना हीमोग्लोबिन होगा? 100 ml ब्लड में अगर 15 ग्राम है, तो 5 लीटर ब्लड में पता है कितना हीमोग्लोबिन होगा, 750 ग्राम, और वो प्लाज्मा में घुला होता है। तो बेसिकली 2.5 लीटर प्लाज्मा में आप 750 ग्राम हीमोग्लोबिन घोल दो। अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हीमोग्लोबिन को हम आरबीसी के अंदर क्यों पैक करते हैं, उसे अर्थमॉम की तरह प्लाज्मा में क्यों नहीं सस्पेंड कर देते। उसका रीज़न ये है कि प्लाज्मा में 4% एल्बुमिन 28 mmHg प्रेशर लगा रहा है। अगर आपने हीमोग्लोबिन को भी प्लाज्मा में सस्पेंड कर दिया, 2.5 लीटर प्लाज्मा में 750 ग्राम हीमोग्लोबिन, सोचो आप, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये इसमें प्लाज्मा है, इसमें 750 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर आपने ऐसे ही डिजोल्व कर दिया, तो पता है आपको ब्लड इतना विस्कस हो जाएगा कि जेल बन जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विल बिकम सो हाई कि जेल बन जाएगा, ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा। क्योंकि और ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है -28 जो हुआ करता था ना, एल्बुमिन के हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन, प्रोटीन है ना इसमें, तो -28 की जगह -3000 mmHg हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसी फिगर दिया था। तो ब्लड इतना विस्कस हो जाएगा कि पुश ही नहीं होगा वो वेसल्स में, मतलब मूव ही नहीं करेगा, जेल बन जाएगा। तो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होगा? हम तो चाहते थे ना कि लंग्स से टिश्यू लेवल तक गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो, वो तो रुक ही जाएगा ना यार। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ब्लड बहुत जेल हो गया। तो आप हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैमल्स में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है भाइयों, इतना ज़्यादा है, 100 2.5 लीटर में 750 ग्राम। तो ब्लड एकदम विस्कस हो जाएगा और ब्लड जो है ना एकदम जेल बन जाएगा। लेकिन भाइयों हीमोग्लोबिन तो चाहिए, हीमोग्लोबिन तो हमें चाहिए ना।
हीमोग्लोबिन के बिना तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा गैसेस का। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर हम हीमोग्लोबिन को ऐसे डब्बों में पैक कर दें जो बाइकनकेव हो और उनको प्लाज्मा में तैरा दें, उन खोखों को या उन डब्बों को, तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के और खोखे बनाएंगे बाइकनकेव, ताकि गैसेस का डिफ्यूजन अच्छे से हो सके, O2 और CO2 का। तो हमें बाइकनकेव खोखे चाहिए बहुत सारे, जिनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर दें। इससे फ़ायदा होगा कि हीमोग्लोबिन अगर प्लाज्मा के कांटेक्ट में नहीं आएगा ना, तो प्लाज्मा पर अपना कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर पाएगा। लेकिन वो एक खोखा जब तैरेगा लंग्स से टिश्यू लेवल से लंग्स, तो उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी इधर से इधर और इधर से इधर आएगा जाएगा। तो हीमोग्लोबिन से गैसेज आके जुड़ जाएंगी अंदर, क्योंकि ये खोखा बाइकनकेव है। तो O2 या CO2 यहाँ आके जुड़ जाएंगी, है ना, हीमोग्लोबिन से, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा पर अपना कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम हीमोग्लोबिन को खोखों में बंद कर देते हैं। तो ये खोखे कहाँ से लाए हम, जैसे ना मान लो मुझे एक चाउमीन की दुकान लगानी है, मेरे पास दुकान खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैंने पुरानी एक बस खरीदी, उस बस के अंदर से मैंने सीट वीट सब उखाड़ के फेंक दी, सिर्फ उस बस का जो खोखा था ना, चेसिस या बॉक्स, वो रख लिया बस। इससे क्या होगा, अंदर स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा ना, तो अंदर मैं पूरा चाउमीन बनाने का किचन लगा सकता हूँ, चाउमीन ला के रख सकता हूँ, और बस की खिड़कियाँ है वहाँ से कस्टमर्स को सर्व कर सकता हूँ। तो मूविंग फूड ट्रक हो गया ये एक तरह से, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब आरबीसी बनते हैं तो आरबीसी के अंदर सब कुछ होता है। जो शुरू में आरबीसी बनते हैं ना, तो वो बाइकॉन्वेक्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं, लेकिन ये अपना सब कुछ त्याग देते हैं, न्यूक्लियस भी निकाल देते हैं इसमें से, और सब सेल ऑर्गेनेली भी निकाल देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट किया जा सके अंदर। और ये स्पेस किस लिए क्रिएट कर रहे हैं हम अंदर आरबीसी के, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ठूंसा जा सके। सो टू एकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन, है ना, हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली जो है इसमें से निकाल देते हैं। टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, all organelles are removed, all cell organelles including nucleus are removed, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ठूंसा जा सके। अब हीमोग्लोबिन को इसमें ठूंस क्यों रहे हैं, प्लाज्मा में क्यों नहीं सस्पेंड कर देते? इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन अर्थ फॉर्म में करते हैं ना प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन सस्पेंड, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा है हीमोग्लोबिन 750 ग्राम। तो इसको आपको ना प्लाज्मा में डालोगे तो विस्कस हो जाएगा प्लाज्मा। बात समझ में आई नहीं आई? तो टू एकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन हम इसमें से सारे सेल ऑर्गेनेली रिमूव कर देते हैं। तो आपको समझ में आया कि व्हाट व्हाई इज आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस एंड विदाउट सेल ऑर्गेनेली, सब ये क्यों रिमूव कर दिए जाते हैं सारे सेल ऑर्गेनेलीज, टू अकोमोडेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हमको खोखे में क्यों तैराना है, तो आरबीसी क्या है, खोखा है बस, बॉक्स, इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, सेल ऑर्गेनेली भी नहीं, बस ये बॉक्स है। एक तरह से आपने ना हीमोग्लोबिन को बंद कर दिया है कि इसी के अंदर आओ जाओ बॉक्स के अंदर, क्योंकि तुम इसके अंदर रहोगे तो तुम प्लाज्मा से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे, तो प्लाज्मा पे अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाओगे, तो लेकिन तुम फ्लोट भी करोगे इधर से इधर और इधर से इधर। बात समझ में? अरे अलशिफा, प्लाज्मा में आरबीसी से भी तो स्पेस कम हो रहा है, तो आरबीसी की वजह से प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अरे वो कौन सा प्रेशर, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल फोर्स वाले प्रेशर पे आ गई। मैं ऑस्मोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिकल फोर्स वाले प्रेशर पे आगे कि ज़्यादा लोग होंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक अलग चीज़ है, धक्का मारने वाला प्रेशर एक अलग होता है। चलिए, तो जैसा मैं यहाँ पे कह रहा था, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो बाइकॉन्केव, आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, और आरबीसी का फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा पर अपना कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से रोकना। और क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो आरबीसी से पे जब लाइट गिरती है ना, तो आरबीसी रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि दरअसल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझे। तो मसला ये है कि अगर हमने हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में छोड़ दिया तो यहाँ पर इतना ज़्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि वो ब्लड घूमेगा ही नहीं, आएगा जाएगा ही नहीं, भरा रहेगा। तो इसलिए हीमोग्लोबिन को, लेकिन हमें चाहिए भी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर पैक कर देते हैं आरबीसी के अंदर, ताकि ये फ्लोट करे, आरबीसी जब फ्लोट करे तो अंदर बैठा हुआ हीमोग्लोबिन भी फ्लोट करे, पर वो प्लाज्मा पे अपना प्रेशर ना लगा पाए। सो दैट इज द बेसिक पर्पस वी नीड आरबीसी फॉर। तो ये था फंक्शन ऑफ आरबीसी, जो आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। पता क्या पढ़ाएंगे, आरबीसी आर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अरे वो तो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी थोड़ी। तो आरबीसी का फंक्शन आपको समझ में आया, दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज पैक्ड इनसाइड आरबीसीज एंड नॉट सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। चलिए, तो ये तो आरबीसी के बारे में बात हुई। आरबीसी का एक अगर हम कंपोजिशन देखें, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड का 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और इन 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से 44% आरबीसी और 1% में आएंगे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अभी जो 44% आरबीसी है ना, इसको अगर हम देखें तो इस आरबीसी के 44% का 90%, समझ रहे हैं बात को, आरबीसी के 44% का 90% आरबीसी के, अच्छा आरबीसी को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, आरबीसी का जो भी 44% है, इसमें सॉलिड कितना है और लिक्विड कितना है।
तो इस 44% का 60% तो दोस्तों वाटर ही है, और बचा हुआ 40% सॉलिड पार्ट है। और अभी जो बचा हुआ 40% है ना, जो सॉलिड पार्ट है, इस बचे हुए 40%, 60% तो वाटर है और 40% सॉलिड पार्ट है, ठीक है। तो इस 40% का 90%, इस 40% का 90% कितना होगा बताओ? 36%। वो हीमोग्लोबिन है। और 4% में सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में आप क्या बोलोगे? सेलुलर एलिमेंट मतलब वही जो सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई है ना, स्टोमेटिन प्रोटीन वगैरह, वो है मुश्किल से 4%, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो रफली ये मान के चलो कि हीमोग्लोबिन जो है आपका, जो आरबीसी है उसका 36% ऑफ द टोटल वेट और सॉलिड पार्ट का 90% ड्राई वेट, ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो हम जरा हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। 5% हीम, हीम यानी आयरन। आयरन किस स्टेज में होता है बताओ? फेरस स्टेज में। और 95% जो है वो प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। तो आयरन फेरस स्टेज में होता है। बाकी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी ए मैक्सिमम कितना, 1.34 ml ऑक्सीजन। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अगर ग्लोबिन पार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो चेन्स होती हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने? मैं इसके नीचे कुछ लिखना चाहता था, ये ग्लोबिन पार्ट, तो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है ना, ये दरअसल क्या है? यही तो है प्रोटीन। तो ग्लोबिन क्या है? ये है प्रोटीन, ठीक है। और इसके अंदर है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, मतलब कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। या तो ये हो सकती हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, या ये हो सकती हैं 2 अल्फा और 2 डेल्टा, या फिर ये हो सकती हैं 2 अल्फा और 2 गामा, ठीक है। सबसे कॉमन एडल्ट हीमोग्लोबिन ये होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा वाला। ये थोड़ा सा रेयर एडल्ट हीमोग्लोबिन है जो किसी किसी में होता है। इसको अगर हम HB1 बोलते हैं तो इसको बोलते हैं दूसरा वाला हीमोग्लोबिन टाइप 2, A1 A2 भी कहते हैं इनको। और ये जो तीसरा वाला है ना, ये फीटल हीमोग्लोबिन है। इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स हैं। अच्छा, जो अल्फा वाली चेन होती है ना, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, इतना कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी अल्फा पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अल्फा में इतने होते हैं। बाकी बीटा या डेल्टा या गामा, इसमें होते हैं 146 अमीनो एसिड्स। तो ये कुछ जानकारी है हीमोग्लोबिन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ये इतना काफ़ी है हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आरबीसी के बारे में बात कर रहे थे कि आरबीसी कैसे बनते हैं, आरबीसी का साइज़ क्या होता है। मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें बताई। मैंने आपको बताया कि आरबीसी शुरू में कैसे बनते हैं और किन से बनते हैं। पूरी एक हमने लास्ट क्लास में पूरा वो बनाया था इनका डायग्राम, ठीक है। आरबीसी ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड होती है 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड है, इक्विवेलेंट टू 0.9% NaCl। हितेश, फीटल की स्पेलिंग यही होती है। फीटस की स्पेलिंग होती है FOETUS और फीटल की ये होती है। तो मुझे इंग्लिश मत सिखाओ, किताबों में गलत लिखा हो सकता है, लेकिन मैं CBSE का 12th में इंग्लिश का टॉपर था। सोचा था बायो में टॉप करेंगे, टॉप इंग्लिश में किया। एनीवेज, तो ये हमने यहाँ पे सोचा था बायो में या फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉप करते हैं, लिटरेचर के सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए थे मेरे। एनीवेज, तो ये हो गया 0.9% NaCl। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मॉड्यूल में भी फीटल दिया है क्योंकि कई जगह पे फीटल लिखा होता है, पर रियल स्पेलिंग यही होती है फीटल। जब आप, ऐसे बहुत से कंफ्यूजन है दुनिया में
किसी को सेंटर और सेंटर का फर्क नहीं पता होगा, डिफेंस और डिफेंस का फर्क नहीं पता होगा, इडीमा और ओइडीमा का फर्क नहीं पता होगा, वो क्यों लगा दिया, मीटर और मीटर का फर्क भी नहीं पता होगा। तो रहने दो अभी, है ना, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है। फाइबर और फाइबर का फर्क भी नहीं पता होगा, तो जाने दो। तो भी ग्रीक लैटिन की क्लास लेंगे। लैंग्वेज की क्लासेस एक्चुअली मैं बहुत अच्छी ले सकता हूँ, बट यहाँ लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है, या साइंस की वैल्यू है, तो साइंस पढ़ लेते हैं। चलो भाई, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड देख लो, 0.9 NaCl के 1.9% NaCl के इक्विवेलेंट होती है। तभी तो ड्रिप में ये चढ़ाते हैं अपन 0.9% NaCl। कभी देखा आपने? डिस्टिल वाटर थोड़ी चढ़ा देंगे, तो आरबीसी के अंदर घुस जाएगा। और फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये भी आपको पता है। अब मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो है एनीमिया। कुछ जनरल बातें बता दूं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कितना है बताइए? तो आंसर है 120 डेज। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी काउंट नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? तो ये आपके मॉड्यूल में भी दी हो, आपको पता होना चाहिए। करीब करीब 5 मिलियन। मेल फीमेल में थोड़ा फर्क होता है, पर मिलीमीटर क्यूब। 5 से 5.5 कह सकते हो आप, है ना। अच्छा, न्यूबॉर्न बेबी की आरबीसी काउंट ज़्यादा होती है, बताओ क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में मैंने आपको बताया था ना, सारा सब बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी हैज बोन रेड बोन मैरो इन ऑल बोन्स। सो इट्स आरबीसी काउंट इज हायर। बाद में फिर आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाती है, यही मैंने आपको बताया। स्प्लीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। ब्लड बैंक होता है, किस तरह से कहाँ आरबीसी बनते हैं। 1% आरबीसी हर दिन नए बनते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू विद सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन कौन सी? सर, हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन, सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन किसकी है? बोन्स की। हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन ब्लड की है, क्योंकि ब्लड की कमी जो है ना, 1-2 दिनों में तुरंत ठीक हो जाती है। खून की थोड़ी भी कमी होगी तो एक आध दिन में ब्लड का वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ जनरल बातें रिगार्डिंग आरबीसीज। अब हम ना एक चीज पढ़ेंगे, एनीमिया। एनीमिया क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। देखो क्या होता है, खून की कमी को एनीमिया कह सकते हैं। अगर खून की कमी होगी तो खून में घुलकर ही तो, ब्लड में घुलकर ही तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है सेल्स को, मसल्स को। इसका मतलब अगर खून की कमी हो जाएगी तो सेल्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलेगा, कम मिलेगा ना। और अगर सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो हमारे को थकान रहेगी, मसल्स वीक रहेंगी, शरीर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, जस्ट सेकंड। तो मैं आपको ना आरबीसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एनीमिया में 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों आरबीसी, 3 मेन क्राइटेरिया अगर हम देखें, एक होता है साइज ऑफ आरबीसी, जिनके बेस पे हम एनीमिया को डिफाइन करते हैं। एक होगा नॉर्मल साइज, एक होगा ग्रेटर देन नॉर्मल, और एक होगा लेस देन नॉर्मल। ठीक है, 3 तरह के साइज ऑफ आरबीसी हो सकते हैं। तो अगर साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है नॉर्मोसाइटिक। अगर साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम कहेंगे मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइटिक। और साइज ऑफ आरबीसी अगर नॉर्मल से छोटा है तो ये कहलाएगा माइक्रोसाइटिक। ये बात समझ में आई आपको? तो एक क्राइटेरिया तो साइज ऑफ आरबीसी है। दूसरा जो क्राइटेरिया है एनीमिया का, वो है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कलर भी देता है ना। आरबीसी क्या है? आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट, यानी सेल का साइज कैसा है, इरिथ्रोब्लास्ट से बनता है ना साइट, तो नॉर्मल है, नॉर्मोसाइटिक। बड़ा है, छोटा है, क्या है ना। हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं क्रोम, क्रोम मतलब पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो कितना है आरबीसी के अंदर? अगर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल है दोस्तों, तो इसको बोला जाएगा नॉर्मोक्रोमिक। अगर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मोर देन नॉर्मल है तो इसे बोला जाएगा हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक। और अगर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेस देन नॉर्मल है,
हीमोग्लोबिन ही कम हो गया है तो इसे बोला जाएगा हाइपोक्रोमिक। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं आ रही हैं? अब तीसरी चीज़ है वॉल्यूम ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ आरबीसीज ब्लड में कितने हैं। तीन मेन क्राइटेरिया है। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड कह लो आप, या अमाउंट ऑफ आरबीसी ब्लड में कितने हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है तो ये कहलाएगा नॉर्मोवॉल्यूमिक। वॉल्यूम ऑफ ब्लड मोर देन नॉर्मल हो जाए तो ये कहलाएगा हाइपरवॉल्यूमिक, और वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेस देन नॉर्मल हो जाए तो ये कहलाएगा हाइपोवॉल्यूमिक। बात समझ में आई? अब साइज ऑफ आरबीसी किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है वो देखिए। आरबीसी नॉर्मल बने, मैच्योर्ड बने, इसके लिए इनको ज़रूरत होती है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की। ये डिसाइड करते हैं कि साइज ऑफ आरबीसी क्या होगा। जबकि अमाउंट ऑफ आयरन क्या डिसाइड करता है बताइए, कि हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ आरबीसी किस बात से डिटरमाइन होते हैं कि कहीं कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, हेमरेज या हीमोलाइसिस, आरबीसी मर रहा है, या हीमोफेजी। हीमोफेजी मतलब समझे आप, कोई खा रहा है खून के आरबीसीओं को, खा गया कोई। तो अगर ब्लड लॉस हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या कोई खा रहा है, आरबीसी खा जाते हैं कई पैरासाइट, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका वगैरह, और हमारे आरबीसी खा के हमारा खून कम कर देते हैं। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया ना। हीमोलाइसिस कब ज्यादा होगा, जब मलेरिया और आरबीसी जैसी बीमारियां, मलेरिया और काला आजार जैसी बीमारियां हो, इसमें प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर घुस के उसे खा रहा अंदर से, बाद में आरबीसी बर्स्ट हो जाता है, सुना है आपने। हेमरेज मतलब खून निकल रहा है शरीर से, ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा। तो या आप किसी वैम्पायर के चक्कर में पड़ गए हो, रोज आपका खून चूस रहा है, डीमन, दूसरे वाले का नाम क्या है वो, स्टीफन, हाँ स्टीफन है, सही है। और वो एक लड़की है जो डोपल गैंगर है। अच्छा, हम लोग वैम्पायर डायरीज के बारे में बात कर रहे थे। एनीवेज लेट इट गो, मत देखना, सब बकवास है, सब फ्रॉड है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। नालायकों, तुम लोग देखते हो इलीना ने, सब पता है तुम्हें। नहीं मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे सब पता रहता है, तो तुम इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो भाई कोई आपका खून पी रहा है अगर, जैसा होता नहीं है रिलेटिव में, अब वो हो सकता है कोई, तो भी तो एनीमिया हो जाएगा ना। अब वो ऐसे हुकवॉर्म है, वो आपके इंटेस्टाइन में है, वो आपके आरबीसी खाता रहता है ना। तो ये सब चीज़ें, चलो भाई। हाँ, काउंट ड्रैकुला, ट्रांसिल्वेनिया वाला, अच्छी बात है, जिसको पता नहीं है वो खुश है, उन्हीं के सिलेक्शन होंगे। ये लोग तो फालतू वैम्पायर में चक्कर में पड़े रहते हैं, इनका कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ ध्यान दो, जैसा मैं बता रहा था, साइज ऑफ आरबीसी, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये तीन चीजें आपका ना एनीमिया का एक चार्ट है जो मैं बना बनाया दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस चार्ट को आप देखिए, ये आपको याद रखना है। ये चार्ट मैं आपको व्हाइट मोड में दे देता हूँ, मैं बनाऊंगा नहीं, मेरे पास बना बनाया है, आपको इसको बनाना है। ट्वाइलाइट वाले तो, ट्वाइलाइट तो पुराना हो गया अब यार, है ना। वो लोग तो सब बेचारे पीजी कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट जो ट्वाइलाइट देखते थे। आजकल तो वैम्पायर डायरी आ गया ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तीन तरीके का एनीमिया है। चलो भैया पढ़ाई में ध्यान दो। पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है टाइप ऑफ एनीमिया। दूसरे कॉलम में हमने लिखा है कि उसका कॉज क्या है। तीसरा, उसमें आरबीसी के साइज के साथ क्या होता है। चौथा कॉलम देखिए कि उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कितना है। पांचवा कॉलम देखिए कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना है। और लास्ट कॉलम जो है वो है ऐसा किस अवस्था या किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कॉलम हो गए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ एनीमिया है, इसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब पर्निशियस या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है देखिए, ये मॉड्यूल में नहीं है, ये लिखना है आपको, मैंने तो यहाँ लिखा लिखा है, आपको दिखा दिया, ये मैंने लिखा है, ऐसे ही बनाना है इसको। तीन तरह के एनीमिया पढ़ने जा रहे हैं अपन, देखो कौन कौन से, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। तो तीन तरह का एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी और हीमोलाइटिक, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को दोस्तों हम पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। अब इस एनीमिया में होता क्या है, ये होता है B12 की डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन B12 की आपको डेफिशिएंसी है, तो मैं आपको बताऊं, जो विटामिन B12 होता है ना, ये नॉर्मल साइज के आरबीसी को बनाने में मदद करता है। अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल से छोटा रह जाता है
नॉर्मल साइज नहीं हो पाता है, एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है। तो ऐसे आरबीसी को दोस्तों मैक्रोसाइट कहा जाता है, क्योंकि साइज ऑफ द आरबीसी नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट तो जितना नॉर्मली होता है उतना ही है। तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया जरूर है, लेकिन नॉर्मोक्रोमिक है, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और साथ में वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी कैसा है, नॉर्मल। तो नॉर्मोक्रोमिक के साथ साथ ये नॉर्मो वॉल्यूमिक भी है, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोवॉल्यूमिक, ऐसा एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है, जो B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है बताओ? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो क्या आपको एनीमिया समझ में आया? पर्नीशियस एनीमिया समझ में आया? इसी को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल से बड़े साइज का हो जाता है ना आरबीसी, यानी मेगालोब्लास्ट हो जाता है वो, मेगा बड़े साइज का नॉर्मल से। तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहलाता है, ठीक है। अब दूसरे तरह के एनीमिया पे आ जाओ, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें ना ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या माइक्रोसाइटिक एनीमिया जिसको हम कहते हैं, इसमें रीजन क्या होता है? इसमें रीजन होता है आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल से कम रह जाता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक। और इसमें हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी में कम होगा तो आरबीसी का साइज भी छोटा हो जाएगा भैया, तो ये माइक्रोसाइटिक है, क्योंकि आरबीसी का साइज नॉर्मल से छोटा हो गया है, ठीक है। लेकिन ब्लड का वॉल्यूम कितना है? ब्लड का वॉल्यूम तो नॉर्मल ही है, तो ये है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, लेकिन नॉर्मल वॉल्यूमिक। ऐसा कब होता है? आयरन डेफिशिएंसी कब हो जाती है बताओ? प्रेगनेंसी में हो जाती है, या वैसे भी हो सकती है ना, डेफिशिएंसी इन माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जनरली जो है वो प्रेगनेंसी में या माल न्यूट्रिशन में होता है, ठीक है। तीसरे तरह का एनीमिया देखिए आप, इसे कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या हो रहा है? मैसिव हीमोलिसिस हो रहा है। मैसिव हीमोलिसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, या तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, या डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, आरबीसी मर रहे हैं। अब या तो खून कम बन रहा है, या लीक हो रहा है खून कहीं से, या कोई खा रहा है खून को, कोई पी रहा है या खा रहा है कोई पैरासाइट आपके खून को, या प्लाज्मोडियम आरबीसी डिस्ट्रॉय कर रहा है, मलेरिया काला आजार, हीमोलिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। लेकिन आरबीसी का जो साइज है वो तो नॉर्मल है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट की अमाउंट है वो भी नॉर्मल है, तो नॉर्मोसाइटिक है और नॉर्मोक्रोमिक है। लेकिन ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, या आरबीसी काउंट जो है वो डिक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक। ऐसा कब होता है बताओ? जब कोई पैरासाइट से इन्फेक्शन हुआ हो, हेमरेज हो रहा हो, या आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हो, यानी कि हीमोलिसिस हो रहा हो। तो आपने 3 तरह का एनीमिया पढ़ा है यहाँ पे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस टेबल में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हर साल आता है, और ये टेबल आपको कोई टीचर नहीं देगा, और ये क्वेश्चन ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आगे पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में, और इस पर क्वेश्चन आता है। तो 3 तरह के एनीमिया पढ़े आज हमने। पहला था मेगालोब्लास्टिक, दूसरा था माइक्रोसाइटिक, और तीसरा था हीमोलाइटिक। उनके कॉजेज हमने पढ़े, B12 डेफिशिएंसी, या आयरन डेफिशिएंसी, या ब्लड लॉस या डिस्ट्रक्शन। उसमें आरबीसी के साइज के साथ क्या होता है वो बताया, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या होता है वो बताया, और ब्लड का वॉल्यूम कैसा रहता है वो बताया, ठीक है। आरबीसी जब ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं ना, हीमोलिसिस होता है ज़्यादा, तो हीमोग्लोबिन टूटता है, तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन यानी बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन में येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉइंडिस। जॉइंडिस पीला पड़ जाता है ना। मैंने आपको बताया था 2 तरह का जॉइंडिस होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस और एक हीमोलाइटिक जॉइंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस तो इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाइल नहीं निकल पा रहा है, और हीमोलाइटिक जॉइंडिस क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, दोनों में स्किन पीली हो जाती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में क्या होगा बताओ? स्टूल का कलर पेल येलो होगा, और हीमोलाइटिक जॉइंडिस में क्या होगा? आरबीसी काउंट कम हो गया होगा, है ना। तो ये मैंने आपको अभी भी एनीमिया पढ़ा दिया। इससे अच्छा एनीमिया अगर कोई पढ़ाए तो मेरे को जरूर बताना। हमने एक टेबल से पूरा एनीमिया पढ़ दिया, ये आपके नीट में ही नहीं एमबीबीएस में भी काम आ जाएगा। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया जो है वो यहाँ पे पढ़ दिया है, ठीक है। तो ये एक टेबल हो गई, और ये यहाँ पे हमने एनीमिया के क्राइटेरियाज देख लिए, क्यों किस तरह के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, और किसमें कौन सा किस कंडीशन में होता है, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसीज। आरबीसीज के बारे में हमें जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। कुछ बातें यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करा देता हूँ जो हमने पढ़ी थी, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों मैं 30 सेकंड्स का ब्रेक ले रहा हूँ, इसके बाद हम ये तो सब पढ़ चुके हैं आरबीसी के बारे में जो भी यहाँ लिखा हुआ है। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीसी पे से ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ आरबीसी यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा दिया है। माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बता दिया है, और आरबीसी के फंक्शन जो होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, पहले कौन प्रोड्यूस करता है बाद में ये भी पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो भाई, तो हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा, और जो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं आरबीसीज के बारे में ये भी पढ़नी है। बोन मैरो में कहाँ ब्लड बनता है, ये सारी बातें हम एनिमल टिश्यू में भी कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है।
जो छोटे छोटे टुकड़े हमने देखे थे ब्लड में सेल्स के, वर्क फ्रॉम होम वाली नानी का जो दूसरा बच्चा था, पहला बच्चा सॉरी, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था, मेगा कैरियोसाइट, उन टुकड़ों से ये प्लेटलेट्स बनती हैं। देखो ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट है, ठीक है। तो चलिए प्लेटलेट्स के बारे में, मेगा कैरियोसाइट से बनती है तो मैंने आपको बता दिया था। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आ सकती हैं वो लिख लेते हैं। पहली बात, इनका साइज काफी छोटा होता है और ये किससे बनती हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइटिक सेल्स। मेगा कैरियोसाइटिक सेल से डिराइव होती हैं। 2 से 3 माइक्रोन इनका साइज है। लाइफ स्पान जो है इनका अप टू 4 to 5 डेज होता है, 4 दिन मान लो आप, ठीक है। इन्हीं को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक। तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई। कोई फिक्स शेप नहीं है इनका। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आपको पता होनी चाहिए कि हमारे ब्लड में इनकी काउंट क्या होती है नॉर्मली। तो जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है ना, वो तो कम से कम 1.5 लाख तो होती ही है, लेकिन ठीक है, अलग अलग तक 1 से 3 लाख तक भी हो सकती है। तो आप इसकी एक रेंज ले सकते हो, 1.5 से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। 3.5 कर लो, मॉड्यूल में 3.5 दिया है तो, ठीक है। अब डेंगू जैसी बीमारियां होती है ना, उनमें क्या होता है कि प्लेटलेट बनाने वाले सेल्स ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। तो इसके वजह से प्लेटलेट काउंट जो है ना वो गिरने लगती है। लेकिन अगर 40,000 से भी कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, फॉल इन प्लेटलेट काउंट को। अगर किसी की प्लेटलेट काउंट गिर रही है तो ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये होता है जैसे डेंगू में, कुछ हैवी मेटल पॉइजनिंग में भी हो सकता है ऐसा, लेड पॉइजनिंग में हो जाता है ऐसा, अदर वायरल इन्फेक्शन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्रिटिकल स्टेट कब आ जाती है? जब प्लेटलेट काउंट 40,000 से भी कम हो जाए। इसमें फिर डेथ भी हो सकती है। अब परप्यूरा भी बोलते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग या उससे होने वाली फॉल इन प्लेटलेट काउंट, ठीक है। कीमोथेरेपी वगैरह में भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, सही बात है। टॉक्सिक ड्रग्स, हैवी मेटल पॉइजनिंग और टॉक्सिक ड्रग्स जो होती है ना, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे भी बुरा असर पड़ता है प्लेटलेट काउंट पे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट क्या करती हैं एक्चुअली, हमारी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करती रहती हैं, कैपिलरीज वगैरह को। तो अगर, क्योंकि ब्लड जब वेसल में फोर्स के साथ फ्लो करता है ना, तो वेसल की वॉल पर उसका फ्रिक्शन लगता है, तो ये रिपेयर करती है। प्लेटलेट कम होगी तो ब्लड वेसल्स रिपेयर नहीं होंगी, तो कैपिलरीज ज़्यादा रप्चर होगी। कैपिलरी अगर ज़्यादा रप्चर होगी तो क्या होगा पता है? ब्लड जो है कैपिलरी से निकल निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ज़्यादा आ जाएगा और रैशेस पड़ जाएंगे स्किन पे, रेड रेड, क्योंकि आरबीसीज आ रहे हैं ना स्किन के नीचे, इकट्ठे हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो लाल कलर के चकत्ते रैश पड़ने लगते हैं प्लेटलेट काउंट के ज़्यादा कम हो जाने पे, है ना। स्किन रैश लाल कलर के क्यों अपीयर होते हैं स्किन रैशेस? डिजनरेशन ऑफ या रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स रिपेयर नहीं हो रही ना, डैमेज होने लगती हैं। तो डैमेजिंग ब्लड वेसल्स की वजह से आरबीसी स्किन के नीचे इकट्ठे होने लगते हैं, तो उससे रैशेज वगैरह बनने लगते हैं। इसको हम परप्यूरा भी बोलते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें थी, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं फंक्शंस क्या होते हैं प्लेटलेट के, इसके बारे में। तो ये कुछ जनरल बातें मैंने प्लेटलेट्स के बारे में आपको बताई जो पूछी जा सकती हैं। प्लेटलेट के अंदर जो प्रोटीन होता है, थ्रोम्बोस्थैनिन कहते हैं इसको, टुकड़े ही तो हैं ये सेल के, तो इनके अंदर और तो कुछ नहीं है, बस प्रोटीन है थ्रोम्बोस्थैनिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट पढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्लेटलेट्स के बारे में जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट की। चलें आगे। हाँ, ब्लड वेसल डैमेज से ही रैश अपीयर होंगे नीरज जी, क्योंकि वो आरबीसीज बाहर निकल आएंगे ना, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो 3 मेन फंक्शन होते हैं प्लेटलेट्स के। तो चलो फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन प्लेटलेट्स का होता है कि जो ब्लड वेसल की वॉल होती है दोस्तों, उसमें 3 लेयर होते हैं।
चलो पहले मैं पहला फंक्शन लिख देता हूँ, फिर इसे समझाऊंगा। रिपेयर ऑफ एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। अब होता क्या है कि आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे आगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। इस तरह से ये देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिखाया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, ये कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच में जो स्मूथ मसल की लेयर होती है ना, ये जिसमें कॉन्ट्रैक्शन से डायमीटर चेंज हो सकता है, ये आर्टरीज में काफ़ी मोटी होती है, इसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ये दोनों एक्टोडर्मल होती हैं, पर अंदर एक और लेयर होती है यहाँ, ये एंडोडर्मल होती है लेयर, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर वाली लेयर है ना दोस्तों, तीसरी लेयर, ये कहलाती है ट्यूनिका इंटरना। इसी का दूसरा नाम होता है एंडोथीलियम। तो आर्टरी और वेन, और ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के अंदर ये एंडोथीलियम पाई जाती है यहाँ अंदर। और जहाँ तक कैपिलरी की बात है ना दोस्तों, तो कैपिलरी में तो ये जो लेयर है एक ही लेयर होती है, और वो होती है एंडोथीलियम। बाहर की जो 2 लेयर है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया, वो एब्सेंट होती है कैपिलरी में। सिर्फ एक ही लेयर होती है अंदर वाली, जिसे कहा जाता है एंडोथीलियम, जो कि एक्चुअली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। एंडोथीलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है फ्लैट सेल्स की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने एनिमल टिश्यू में देखा होगा। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली लेयर है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वाली लेयर, एंडोथीलियम, देखा जाए तो फ्रिक्शन इसी पे लग रहा है ब्लड का। बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फ्रिक्शन तो इसलिए, कैपिलरी तो बनी ही इस लेयर की, तो यही सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, तो इसका ही रिपेयर होना बड़ा जरूरी है। रिपेयरिंग ऑफ एंडोथेलियम लिखा हुआ है ना, तो होता क्या है देखिए, सपोज ये एक ब्लड वेसल है, मैं यहाँ बना देता हूँ। सपोज ये एक ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर 3 लेयर्स है, मान लीजिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। अब ये एक ब्लड वेसल मैंने यहाँ बनाई, इसमें ये सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये तो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके बाद बीच में एक स्मूथ मसल की लेयर और है यहाँ, ये कहलाती है ट्यूनिका मीडिया। इधर भी है, मान लो इधर भी है, तो ये लेयर कहलाती है ट्यूनिका मीडिया। सबसे अंदर जो यहाँ लेयर होती है, ये एंडोथीलियम है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, अब जब ब्लड यहाँ फ्लो करता है अंदर, तो फ्रिक्शन लगता है ना, सब ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो ब्लड जब यहाँ से फ्लो करता है तो फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो तुम्हें दिख रही है ना अंदर वाली लेयर, जिसको हमने कहा एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वाली लेयर है ये, तो ये एंडोथीलियम वाली जो लेयर है, ये डैमेज होने लगती है वियर एंड टीयर, फ्रिक्शन की वजह से। ये देखो ऐसी हो गई, मान लो ये खुरदरी हो गई, रफ हो गई, खराब हो गई ना, डैमेज हो गई। और कैपिलरी में तो होती ही सिर्फ यही लेयर है। तो क्या करती हैं प्लेटलेट्स, जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती हैं। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ब्लड में, ये सपोज प्लेटलेट्स है, तो ये प्लेटलेट्स एक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती हैं, जिसे कहा जाता है पीडीजीएफ, या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो प्लेटलेट्स सिक्रीट पीडीजीएफ, यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये जो पीडीजीएफ होता है ना, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये रिपेयर कर देता है इनको, ये ग्रोथ कराता है। जहाँ पे भी रफ सरफेस होती है, एंडोथेलियम डैमेज होती है यहाँ पर, ये यहाँ पे ग्रोथ कराता है, और इसकी वजह से यहाँ पर न्यू लेयर फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका काम होता है रीजनरेशन ऑफ वेस्कुलर वॉल एंड रिपेयरिंग ऑफ एंडोथीलियम। तो ये जो काम होता है ना, ये काम प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हमारी ब्लड वेसल्स को रिपेयर कराती रहती हैं। अगर प्लेटलेट नहीं होती ना, तो हमारी ब्लड वेसल्स अंदर से डैमेज होती रहेंगी, तो फिर इससे ब्लड भी लीक हो जाएगा बाहर, और रैशेज आ जाएंगे स्किन पे। तो पहला काम तो इसका समझ में आया आपको, रिपेयर ऑफ एंडोथीलियम।
ठीक है। दूसरा काम बताता हूं मैं आपको, जैसे कहीं चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, ठीक है, अगर कहीं चोट लग जाती है और खून बहने लगता है तो जैसे यहाँ पे ये पंचर हो गया, देखो ये पंचर हो गई ब्लड वेसल, तो यहाँ से खून निकल रहा है ना बाहर, तो पहला काम क्या करना है बताओ, ब्लड वेसल को रिपेयर करके क्लॉटिंग करनी है या खून बाहर निकलने से रोकना है? अगर कहीं से ब्लड वेसल पंचर हो गई है और वहां से ब्लड बाहर निकल रहा है तो पहली प्रायोरिटी क्या है, ब्लीडिंग रोकना या वेसल को रिपेयर करना? पहली प्रायोरिटी है खून रोकना, रिपेयरिंग बाद में करेंगे, पहले जो खून बह रहा है उसको रोकना है ना हमें। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं पता है, दो काम करती हैं। जिस एरिया में खून, जहाँ पे पंचर हुई ना वेसल, वहां पर ये प्लेटलेट्स खुद जाके फंस जाती हैं ऐसे और उस एरिया को ब्लॉक कर देती हैं और एक प्लग बनाती हैं। इस प्लग को कहा जाता है हेमोस्टैटिक प्लग। हीमो मतलब ब्लड, स्टैटिक मतलब रोकना। तो ये प्लग जो यहाँ बन जाता है ना, ये ब्लड को बाहर निकलने से रोक देता है। अब दूसरी चीज जो ये प्लेटलेट करती है वो क्या है कि जहां से भी ब्लड आ रहा है ना, तो भाई अगर आपके पाइपलाइन फूट गई है कहीं से, तो पहले तो आप वहां से हाँ मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं वहां जाके। तो जहाँ से पाइपलाइन फूट गई है ना, वहां से ब्लड बाहर निकलने से रोकना है। फिर उसके बाद उस एरिया को रिपेयर करना है, रिपेयर करना है ना, तो एक काम करो, जहाँ पे डैमेज हुआ है उससे पहले से जब ब्लड उस एरिया में आ रहा है ना, तो हेमरेज वाले एरिया में अपना ब्लड फ्लो को कम करो। नहीं यही बात समझ में, जैसे अगर कहीं डैमेज हो गया है तो उस ट्रैफिक रोकना पड़ेगा ना वहाँ पे मरम्मत करने के लिए। पहले ट्रैफिक चलता रहेगा तो रिपेयर कैसे होगी, आप ही सोचो। तो एक तो लीकेज रोकने के लिए प्लेटलेट खुद घुस गई उस एरिया में और उन्होंने उस एरिया को हीमोस्टैटिक प्लग बना लिया। स्टैटिक मतलब रोक लेना फ्लो को। दूसरा, ये प्लेटलेट्स सेरोटोनिन रिलीज करती हैं। ये सेरोटोनिन पता है क्या करता है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये ना ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जस्ट बिलो द बिहाइंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है जैसे यहाँ हुआ है, तो ये सेरोटोनिन इस एरिया की ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ के एरिया को, ताकि ये ब्लड वेसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो इस एरिया में जो ब्लड आ रहा था ना वो ब्लड रिड्यूस हो जाए। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन टू डिक्रीज ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ हेमरेज, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब तक रिपेयर हो तब तक वहाँ ज़्यादा ब्लड जाए। तो हेमरेज की साइट पर ब्लड फ्लो को हमें क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। और ये होगा किसकी मदद से, सेरोटोनिन की मदद से, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये सारे काम कौन करता है, प्लेटलेट। ठीक है, दूसरा काम प्लेटलेट क्या करती हैं, अब क्लॉटिंग भी तो करनी है, तो दे इनिशिएट मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। तो ये दूसरा काम मैंने आपको एक बार कहीं बताया यहाँ पे, ये सेरोटोनिन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा काम मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स जो है वो रिलीज सेरोटोनिन। एट द साइट ऑफ हेमरेज, क्यों, ताकि ब्लड फ्लो को रिड्यूस किया जा सके। तो ये दूसरा काम करती हैं प्लेटलेट्स। तीसरा काम जो प्लेटलेट्स करती हैं वो होता है टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। आप कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा। फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। ये तीन काम करती हैं ये। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका तीसरा काम पढ़ते हैं जिसको कि हम कहते हैं क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। तो हमारा टॉपिक होगा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कहीं चोट लग जाती है तो कैसे क्लॉटिंग होती है। एट द साइट ऑफ हेमरेज लिखा हुआ है ना, हेमरेज मतलब रप्चरिंग ऑफ ए ब्लड वेसल एंड रिलीज ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को हम यहाँ पर पढ़ते हैं अब। तो हमारा टॉपिक है कि आंखें जब चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग कैसे रुक जाती है। आपको वीडियो देखना है तो आप वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। अच्छा, नॉर्मली जो ब्लड हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है, आर बाद में करेंगे, पहले पूरा पढ़ दो। नॉर्मली जो ब्लड हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता। क्या आपको पता है ब्लड नॉर्मली क्यों नहीं क्लॉट करता? क्योंकि हमारे ब्लड में एक एंटीकोएगुलेंट है जिसको हम कहते हैं हेपेरिन। तो वो हेपेरिन नाम का एंटीकोएगुलेंट जो हमारे ब्लड में है, वो हेपेरिन एक्चुअली ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, जिसको बेसोफिल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो कहीं चोट लग जाए तो कैसे एक सीरीज कैस्केड मैकेनिज्म शुरू होता है। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। बट अगर इंजरी हुई है, सपोज यहाँ देखिए
सपोज ये कोई ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है मान लीजिए, और ये डैमेज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल डैमेज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लेटलेट्स खुद यहाँ घुसने की कोशिश करेंगी, मैंने आपको बताया ना, और क्या बनाएंगी, हीमोस्टैटिक प्लग। इसके बाद ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। तो जो इंजर्ड ये प्लेटलेट्स है ना, ये रिलीज कर रही हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन पता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्योंकि एक और तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है भाइयों बहनों, ये इंजर्ड टिश्यू रिलीज करती है। तो इंजर्ड टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रही है, और प्लेटलेट्स क्या रिलीज कर रही हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दो तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ रिलीज होता है, ये बात समझ में आई। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहला स्टेप देखिए क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में, थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज। दो तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों ही तरह के थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं। इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज कर रही है, इंजर्ड टिश्यू रिलीज कर रही है एक्सो, और प्लेटलेट क्या रिलीज कर रही है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये तो दो तरह का थ्रोम्बोप्लास्टिन है। दूसरी बात दोस्तों, मुझे ये बताओ हमारे शरीर के सारे एंजाइम्स कौन बनाता है, क्या आपको पता है हमारे शरीर में सारे एंजाइम्स कौन बनाता है, पता ही होगा, आंसर है लिवर। सुना है कि नहीं सुना है, तो लिवर बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, क्लॉटिंग एंजाइम भी वही बनाता है। अभी होता क्या है वो देखो, होता यह है कि एक बार थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ ना, तो हमारे लिवर से बहुत सारे क्लॉटिंग एंजाइम्स जो अभी ना इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, या वो ब्लड में होते ही हैं। जैसे एक इनएक्टिव एंजाइम जो हमारे ब्लड में है वो है प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन कौन रिलीज कर रहा है बताओ, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन को, लिवर। प्रो लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है दोस्तों, फिलहाल ये इनएक्टिव है, अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये जो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ है ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को। एक एंजाइम है हमारे अंदर जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, और इसी का नाम थ्रोम्बोकाइनेज भी है। ठीक, तो एक एंजाइम हमारे अंदर है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज किस पे एक्ट करेगा बताओ, प्रोथ्रोम्बिन पे, और प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा, देखो मेरे पास ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लिखा हुआ स्लाइड पहले दिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको लिख लिख के ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि लिख के पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपको याद अच्छे से रहेगा। जस्ट सेकंड में दिखाता हूँ आपको, मेरे पास इसकी फोटोग्राफ तो है। ये देखो, जब भी मैं लिखने वाला हूँ पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, फिर इस पे आते हैं हम। ठीक है, ये है मेरे पास, पर आप सुनो होता क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज होते हैं, तीनों स्टेप्स एक के बाद एक बताता हूँ मैं। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन किसने बनाए होते हैं बताओ, सब कौन बनाता है, लिवर। तो हमारे लिवर में ना कई सारे प्लाज्मा प्रोटीन भी है। इसके अलावा हमारा लिवर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन भी रिलीज करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा लिवर फाइब्रिनोजिन भी रिलीज करता है। तो ये तीनों ही चीजें हमारे लिवर से ही रिलीज होती हैं। ठीक, अभी जो ये एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है ये सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक्सो और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं। ये जो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, इन पर एक्ट करेंगे, कौन एक्ट करेंगे, ये देखिए एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। और ये जब इस पर एक्ट करेंगे ना तो अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोथ्रोम्बिनेज में चेंज हो रहे हैं। जो ये प्रोथ्रोम्बिनेज है ना, इसी का एक नाम और है, और प्रोथ्रोम्बिनेज का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। तो भाइयों एक बार प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज बन गया तो अब ये थ्रोम्बोकाइनेज दो काम करता है। पहला काम जो ये करता है वो ये है कि जो हमारा
एंटीकोएगुलेंट है हेपेरिन, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन, आप कहोगे इससे क्या होगा? इससे अब ब्लड के नहीं क्लॉट करने की एबिलिटी चली जाएगी। तो अब ब्लड जो है वो क्लॉट हो सकता है। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया है, हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर दिया है। जो नेचुरली जो हमारा ब्लड हमारे सर्कुलेट हो रहा होता है बॉडी में, उसको क्लॉट नहीं करने देता है। कौन नहीं क्लॉट करने देता है? हेपेरिन। तो वो इसने इनएक्टिवेट कर दिया। दूसरी चीज, ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, जैसा कि नाम पता है आपको प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिनेज अब एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन पे। और प्रोथ्रोम्बिनेज जब प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, तो प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में। तो इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? एक बार थ्रोम्बिन बन गया ना, तो ये थ्रोम्बिन अब फाइब्रिनोजिन नाम का जो एंजाइम लिवर से इनएक्टिव फॉर्म में निकल रहा है उस पर एक्ट करता है। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को किस में बदल देता है? देखिए, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूँ। फाइब्रिनोजिन जो है वो सॉल्युबल है और सिंपल फॉर्म में है, ठीक है, मोनोमर है, सॉल्युबल इन प्लाज्मा और मोनोमर है। लेकिन जब ये फाइब्रिन में बदलता है तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है और पॉलीमर में बदल जाता है, ठीक है। ये जो फाइब्रिन है ना, यही क्लॉट बनाएगा। होता क्या है कि ये फाइब्रिन उस इंजर्ड एरिया में ऐसे फंस जाता है, देखिए इस तरह से। यहाँ जैसे ये फाइब्रिन प्रोटीन है ना, वो ऐसा जाल बना रहा है यहाँ। तो ये जाल जो है ये फाइब्रिन है। इस जाल में फिर डेड आरबीसी आके फंस जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, डेड एरिया, डेड सेल्स, सब इसमें आके फंस जाते हैं यहाँ। और ये हिस्सा ऐसा क्लॉट जैसा हो जाता है। फिर इस क्लॉट में से जो फ्लूइड यूज आउट करता है, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, उसको हम सीरम कह देते हैं। तो सीरम क्लॉट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं। तो सीरम क्या है, बेसिकली प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकल गए और उन्होंने यहाँ पे क्लॉट बना लिया आरबीसी वगैरह में। तो वो तो क्लॉट है। क्लॉट में से जो पेल येलो कलर का फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, वो सीरम कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 स्टेप के अंदर क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है। तीनों स्टेप यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पढ़ाई थी मैंने लिखी हुई है। तो मैंने बताया किस तरीके से ये काम करते हैं। तो 3 स्टेप समझ में आया आपको? रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन इनटू थ्रोम्बिन। ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, देखिए सेकेंड स्टेप ये हो गया प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। और थर्ड स्टेप क्या हो गया? फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में बदलना। तो ये 3 स्टेप एक कैस्केड मैकेनिज्म के तहत चलते हैं और इनकी वजह से थ्रोम्बोकाइनेज को हम एंटी हेपेरिन भी कह सकते हैं ना। बताओ क्यों? क्योंकि ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है। तो इसी को हम एंटी हेपेरिन भी कहते हैं। चलो भाई, क्या डाउट है इसमें बताओ? समझ में आ गया? तो ये 3 स्टेप है। इसके अलावा दोस्तों कई क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग के दौरान, जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। फिलहाल सीरम क्या होता है बताया ना। सीरम मतलब जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कॉर्पस्कल तो है नहीं, उसमें से आप क्लॉटिंग फैक्टर और माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो कहलाएगा सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। चलिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 13। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं प्लेटलेट्स में। ये बार बार कौन आ रहा है यहाँ पे? चलो, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनको अगर हम देखें कौन कौन से, थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में मैं यहाँ पे यहाँ ध्यान दो। जो पढ़ा रहे हैं इस पे ध्यान दो। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं वो कौन है, कोई ऐसे खड़ा था। धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाएगी समय के साथ। चलो अभी पढ़ते हैं हम। तो जैसा मैं बता रहा था, प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं वो मैंने बताया, रेफरेंस के लिए मैं मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूँ। ये बातें मैंने अभी पढ़ाई हैं, वही लिखी हैं यहाँ।
चलो, तो दो चीज़ें थी, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से अंडरलाइन कर दूंगा तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ये देखिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आप कैसे याद रख सकते हैं, उनको याद करने के लिए ये यहाँ पे एक हमने वो दे दिया है। देखो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से सिक्स्थ वाला जो है वो अननोन है, तो एफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स्थ है ही नहीं। 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, सिक्स्थ वाला नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया। तो फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन। समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गए 13 फैक्टर्स याद करने के लिए, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो भाई सिक्स फैक्टर इज अननोन, वो रिजेक्ट हो गया, तो ये हो गया फैक्टर्स कैसे याद करने। एंजाइम कैस्केड थ्योरी मैंने आपको बता दी है, इसके तीनों स्टेप्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फिर थ्रोम्बस और इम्बोलस क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। इम्बोलस की स्पेलिंग सीख लेना, ई। स्टैटिक क्लॉट थ्रोम्बस कहलाता है, और मूविंग क्लॉट क्या कहलाता है, इम्बोलस। ऑब्वियसली इम्बोलस कहीं ना कहीं जाके फंस जाता होगा और थ्रोम्बस में बदल जाता होगा, तभी तो ब्लॉकेज क्रिएट होता है। थ्रोम्बस एक जगह पे ग्रो कर रहा है, लेकिन इम्बोलस भी एंड में थ्रोम्बस बन के ही तो प्रॉब्लम करेगा। पर इम्बोलस ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि थ्रोम्बस अगर एक जगह पे ग्रो कर रहा है तो ब्लॉकेज को आप देख लो। पहले तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में एक बात, क्लॉटिंग के फैक्टर्स ही मैंने आपको बता दिए 13। सिक्स्थ वाला रिजेक्टेड है। लाइफ स्पान और फंक्शंस भी बता दिए हैं, प्लेटलेट्स के सब मैंने पढ़ा दिया आपको। तो थ्रोम्बस और ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम ये क्या होता है? देखो जितनी देर खून बह रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम, पर जितनी देर में क्लॉटिंग की प्रोसेस पूरी होती है वो कहलाता है क्लॉटिंग टाइम। बहुत ऑब्वियस बात है कि ब्लीडिंग टाइम छोटा होगा और क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो खून का बहना रुकेगा और उसके बाद क्लॉट पूरी तरह से बनेगा, तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग टाइम कम होता है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं। थ्रोम्बस और इम्बोलस मैंने पहले भी पढ़ाए थे ना, ये मूविंग क्लॉट और स्टैटिक क्लॉट, ये इंटर कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कोई थ्रोम्बस अगर कहीं से डिटैच हो गया और मूव करने लगा तो वो इम्बोलस में बदल जाएगा। इम्बोलस कहीं जाके फंस गया तो वो थ्रोम्बस कहलाएगा। तो स्टैटिक क्लॉट या मूविंग ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये क्लॉट भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, ये या ऑयल बबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली इम्बोलस का पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो घूम रहा है। थ्रोम्बस का एक ही जगह पे ग्रो हो रहा है अगर पहले से, तो आप देखते रहते हो कितने परसेंट ब्लॉकेज आया आर्टरी में, कितने परसेंट आया, कितने परसेंट आया, ये हम देखते रहते हैं, है ना। तो एक ही जगह है ना, ग्रो हो रहा है, तो रोज इसको नजर रखेंगे, जब ज्यादा ब्लॉकेज आएगा तो इसको हटा देंगे। लेकिन इम्बोलस का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक जगह पर नहीं है ना, जो आप रोज उसके फोटो खींचते रहो। एक चूहा है जो घूम रहा है घर में, मोबाइल कैमरा में उसकी फोटो आ गई तो आ गई, थोड़ी देर के लिए बाकी नहीं आएगी। तो क्या होता है कि इम्बोलस जो है ना, वो कहीं भी उसको ढूंढना, ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घूम रहा है, फिर वो कहीं फंस जाएगा जाके तब पता चलेगा आपको। तो ये मूविंग क्लॉट और स्टैटिक क्लॉट होता है, दिस इज मोर हार्मफुल ड्यू टू इट्स मूविंग नेचर, आप कह सकते हैं। क्लॉट कहीं भी फंस सकता है, इसके बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, तो ये ब्लड के फ्लो को रोक सकता है। तो ये कुछ बातें थी क्लॉटिंग और क्लॉटिंग से रिलेटेड, ये हमने पूरी पढ़नी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। प्लेटलेट्स पूरा हो गया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। पहले मैं ब्लड ग्रुप 10th लेवल पे पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको ये 12th लेवल पे पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको नीट लेवल पे पढ़ाऊंगा, जहाँ दूसरे मास्टर खत्म हो जाते हैं, वहां से हम शुरू होंगे। तो पहले बेसिक लेवल पे पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुप्स, यानी कि 10th लेवल पे। क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी होता है ना, डाउट्स अगली क्लास में ले लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारे आरबीसी की सरफेस पर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आरबीसी की सरफेस पे। और ये एंटीजन, ठीक है, एक 30 सेकंड्स का ब्रेक दे रहे हैं, ब्लड ग्रुप स्टार्ट करते हैं अभी 30 सेकंड्स में वापस आके, ठीक है। तो भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चलो, तो हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे। ब्लड में क्या होता है बताइए? आरबीसी होता है। आरबीसी बताओ किस में तैर रहा होता है? तो आप कहोगे आरबीसी तैर रहा होता है प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो आरबीसी की सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पर आरबीसी की सरफेस पे, ये कहलाती है एंटीजन, और प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीजन कहाँ होती है? आरबीसी की सरफेस पे, और इसी को कहते हैं एग्लूटिनोजन। और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होती है, ये कहलाती है एग्लूटिनिन। तो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। तो जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है वो एंटीजन है, जबकि जो प्लाज्मा में फ्लोट कर रही है वो क्या है? वो है एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी,
ठीक है, दो तरह की चीजें हैं ये। ठीक, अब क्या होता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन हो सकता है ये आरबीसी पे हो सकता है प्लाज्मा पे नहीं हो सकता है एक से ज्यादा तरह की हो सकता है एक भी नहीं हो। तो जो नाम रखे जाते हैं ना ब्लड ग्रुप के, वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं? एंटीजन के नाम पे। एंटीबॉडी कोई भी हो, ब्लड ग्रुप्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी। जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगी उसी के नाम पे ब्लड ग्रुप का नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर टू सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन टू कॉमन सिस्टम्स ऑफ ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग के दो कॉमन सिस्टम कौन से हैं वो देखिए। एक होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम डिपेंड करता है कि ए एंटीजन या बी एंटीजन या दोनों या नन। आरएच सिस्टम में एक अलग एंटीजन होती है जिसे कहा जाता है डी एंटीजन। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डी प्रेजेंट या डी एब्सेंट। तो पहले दोस्तों हम एबीओ सिस्टम पढ़ेंगे, बाद में हम आरएच सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं एबीओ सिस्टम कैसे होता है। समय बहुत कम बचा है दोस्तों, तो हम एक काम कर सकते हैं, एबीओ सिस्टम यहीं से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।